बजट जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर को लेकर खबरें सामने आई हैं। 3-3 एम्स बनाए जाएंगे, कई ऐसी बीमारियों की दवाइयां हैं जिनके रेट जो है, मूल्य जो है उसे कम कर दिया गया। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेल्थ सेक्टर से अश्वनी कुमार जी मौजूद हैं। इस बार जो बजट पेश किया गया है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी कहा सर कि हेल्थ पे फोकस्ड हमें दिखा है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से फोकस निर्मला जी ने हेल्थ सेक्टर पे किया है? देखिए, इस बार जो बजट है ये बहुत दूरगामी वाला सोच के साथ आया है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे कैंसर ड्रग्स और रेयर डिजीज़ के ड्रग्स को उनके रेट तो कम किए, वो तो एक पार्ट है। बट इसका क्यों मैं कह रहा हूँ कि दूरगामी सोच वाली बजट है, इसलिए क्योंकि इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की कोशिश की है। ऑलरेडी इंडिया नंबर 2 पे है ग्लोबल बायोफार्मा उस पर। वहाँ पर भी इनका जो बजट है, जहाँ पर कि ये मतलब 10,000 करोड़ रुपीस ईयरमार्क किया है इन्होंने बायोफार्मा के हब्स को बढ़ाने के लिए। सो इससे क्या होगा कि पूरा जो बायोफार्मा प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड का इंडिया में होगा, बहुत मेजॉरिटी पोर्शन उसका इंडिया में होगा। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, दवाइयों की रेट्स कम होंगी और इंडिया का प्रेजेंस ग्लोबली बहुत सारी जगहों पे होगा जहाँ अभी नहीं है। सेकंड, इन्होंने एक और बहुत बहुत बड़ी चीज़ की है इस बार कि 1000 लैब्स, एक्रेडिटेड लैब्स जो है वो सेटअप करने का किया है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है हर ड्रग को मार्केट में लाने से पहले एक बहुत अहम पार्ट होता है। अभी भी क्लिनिकल ट्रायल है इंडिया में, बट उतने ज़्यादा लैब्स नहीं हैं। ये 1000 लैब्स जो हैं इंडिया को अगेन मतलब नंबर 1 की पोजीशन पे ले जाएंगे वर्ल्ड मार्केट में। कोई भी दवाई कंपनी कहीं भी हो, यूरोप की हो, यूएस की हो, जापान की हो, वो इंडिया में आएंगे क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, क्योंकि ये लैब्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो उनको ईजियर एक्सेस मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म ये जो 1000 लैब्स है इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर रोड मैप पे वहाँ पे ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये आपको लग रहा है कि मतलब जिस तरह से आपने अभी पूरी बात बताई, वो इंडिया को ग्लोबल हेल्थ तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, जब भी अगर बात कही जाती है नॉर्मल हेल्थ सेक्टर से, जब भी बजट आता है तो लोगों की निगाहें रहती हैं कि आखिरकार इस बार कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं हेल्थ से जुड़ी हो जिससे रेट जिसका कम होगा। पिछली बार भी निर्मला जी ने कैंसर की दवाइयों का रेट बजट में अपने पेश किया था, कम हुआ था। घर घर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बीमारी दिख जाती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर सर हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखें, अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिस तरह के हमें ट्रीटमेंट लिखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका बजट आता है, बहुत ज़्यादा बजट आता है। आम जनमानस उसे अफोर्ड करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन इस बार के बजट से आपको लग रहा है कि आम जनमानस, जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, वो भी इसे कर लेंगे? देखिए, ये तो अभी बजट के एनालिसिस के बाद पता चलेगा। अभी तो हमारे पास जो एक रफ फिगर आया है उसकी बात करते हैं, तो उसमें अभी तो ऐसा जिक्र है नहीं। बट अब वो फाइनल कंक्लूजन हम तब निकाल पाएंगे जब फाइनल एनालिसिस होगी। बट एक जो विशेष बात इन्होंने बताई है, जो रेयर डिसऑर्डर्स, बहुत सारे लोगों को 99% लोगों को पता नहीं रेयर डिसऑर्डर्स क्या होता है। इनको जो दवाइयाँ होती है जनरली कई लाख और करोड़ों में जाती है, मतलब 10-10 करोड़ की, 15-15 करोड़ की दवाई आती है। उन पे जो इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए जो कट डाउन किया है कॉस्ट, उससे एटलीस्ट ये जो तबका है जिनको जो ये रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप इमेजिन करिए, हम पैरासीटामोल तो 10 रुपये 20 रुपये की बात करते हैं, बट किसी फैमिली में एक जने को रेयर डिसऑर्डर हो गया, उनको अगर साल का 10 करोड़ की दवाई खरीदनी, वो कहाँ से लाएंगे? मेजोरिटी जो लोग हैं इंडिया में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब घर बार बेचकर भी 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे लोग? कुछ सेलेक्ट लोग ही ला सकते हैं। तो उनके ऊपर जो इतना फाइनेंशियल बर्डन था उसको रिड्यूस करने के लिए ये तो बहुत इफेक्टिव उन्होंने कदम लिया है। दिस इज रियली कमेंडेबल। बट हाँ, जो आपका पॉइंट था वो एक बार एनालिसिस के बाद प्रॉब्ली 1-2 दिन में वो चीज़ें क्लियर होंगी, तब उस पर कुछ कहा सकते हैं। तो हमारे साथ सीए आरपी जी जुड़ चुके हैं, मुकेश बहादुर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों लोगों से जानेंगे इस बार के बजट से आम जनमानस पे कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, कितना ज्यादा लॉस होने वाला है। व्यापारी के क्षेत्र की बात कीजिए, व्यापारियों के बारे में, तो उनको कितना ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, इस बार के बजट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करता है, एनआरआईज को स्ट्रेंथन करता है कि वो आके अपना इन्वेस्टमेंट ना करे, स्टार्टअप को बूस्ट करता है। तो इंडस्ट्री को जो बजट बूस्ट करता है उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इन्वेस्टर आता है, स्टेट में आके इन्वेस्ट करेगा, पॉलिसी जो है वो इंसेंटिवाइज होती है।
तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का बजट आया वो टारगेट 2030 को करता है, क्योंकि भारत की जीडीपी बढ़े, यूपी मेन कंट्रीब्यूटर है नेशनल जीडीपी में, तो अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी, तो उसका असर पर कैपिटा इनकम में आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों की लाइवलीहुड का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। तो बाकी अर्पित मेरे साथ में है, ये फाइन ट्यून करके आपको बताएंगे कि डेटा वाइज कैसा है। बिल्कुल। अर्पित जी, आपको क्या लग रहा है इस बार के बजट से कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है? हालांकि सर ने तो पहले ही बोल दिया कि अर्पित जी एक एक करके पॉइंट्स बताएंगे जी। देखिए, एज एन सीए जब हम लोग बजट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ, क्योंकि आम नागरिक बजट को सबसे पहले टैक्स स्लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि मेरे लिए कोई उसमें रिलीफ है या नहीं है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स स्लैब को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं किए। जीएसटी को लेकर अगर देखा जाए, इनकम टैक्स में तो टैक्स स्लैब नहीं चेंज हुए, लेकिन जीएसटी को अगर लेकर देखा जाए तो कल पहले ही एक दिन पहले ही बजट के ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जीएसटी को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसका मतलब कुछ ही महीने पहले जीएसटी 2.0 आया है और गवर्नमेंट ने सारा का सारा जो अमेंडमेंट, जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी वो जीएसटी की कर चुकी है। तो अब जीएसटी में भी कुछ उनके हिसाब से बचा नहीं है। हालांकि कस्टम क्लियरेंस ये एक बहुत बड़ा इशू था कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को कस्टम की क्लियरेंस के प्रोसेस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनके प्रोसेस बड़े सारे लेंदी होते हैं, अभी बता देता हूं, बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो मैं देखूंगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बजट को देखा जाए तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सारे जो है जो रिफॉर्म्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रिफॉर्म्स हैं, उनको जो इंट्रोड्यूस किया है, और जिसकी की वजह से आने वाले समय में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार जो बजट पेश हुआ है, हालांकि आपने इस बात में जो बात कही है कि टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा नहीं है, पिछली बार उन्होंने टैक्स को लेकर, इस बार भी उम्मीद थी कि टैक्स से जुड़े हुए कितने ज्यादा आम जनमानस को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार 12 लाख का था। अब ओवरऑल महंगाई की बात कही जाए, जिस तरह से देश में इस वक्त महंगाई है, कुछ लोगों का मानना है महंगाई है, कुछ का नहीं मानना है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ओवरऑल इस बार के बजट से कितना ज्यादा राहत? अभी 2 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, तो 29 जनवरी को प्रेजेंट किए गए इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंडिया में इन्फ्लेशन के बजाय अब डिफ्लेशन की सिचुएशन आ रही है, यानी कि प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप आम जनता से किसी से भी पूछेंगे तो उनका ये कहना नहीं है। ऑल्दो उनका ये कहना है कि सोने चांदी में और शेयर मार्केट में आई हुई तेजी की वजह से जो ये इन डिफ्लेशन है, प्रोडक्ट में गिरते हुए प्राइसेस हैं, उनको एनकाउंटर करके ओवरऑल इन्फ्लेशन 1.7% के ऊपर आया है। लेकिन आम जनता की अगर राय से देखा जाए तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और थोड़ी महंगाई इकोनॉमी के लिए अच्छी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई तो वो कैसे है सर, ये बताइए। नहीं, ये आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से, किसी भी अगर जो है जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनसे पूछेंगे तो किसी भी इकोनॉमी के लिए थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ना उसके लिए बूस्ट है, क्योंकि सबकी इनकम बढ़ रही है, और अगर इनकम के साथ में उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये आपकी इकोनॉमी के लिए एक विटामिन की तरह काम करती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ गई, यानी कि आपकी जेब में पैसा नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो इस बार के बजट से आपने जो अपनी बातों को रखा, अच्छा सोने चांदी का भी जिक्र हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चांदी, जो सिल्वर की बात कही जा रही है, इतना ज़्यादा कभी महंगा सिल्वर नहीं हुआ था। सोना तो हमेशा उसका रेट बढ़ता घटता रहता है, लेकिन इस बार दोनों ने आसमान छू लिए हैं। अब इस बार उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि उनके भी रेट कम होने की उम्मीद है। हालांकि जब निर्मला जी बजट पेश करने के पहले भी ये खबरें आ रही थी। आपको क्या लग रहा है कि इससे कितना ज़्यादा सोने चांदी, गोल्ड सिल्वर पे बात कही जाए तो? मैं कहूँगा कि सोने चांदी के रेट पे बजट का बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सोने चांदी के रेट आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तब बजट या बजट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि बजट के आने के जस्ट एक दिन पहले जो भी सटोरिये आप उनको कह सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में डील करने वाले, कमोडिटी मार्केट में डील करने वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने अचानक से सेल करी है, और इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी के रेट गिरे हैं। ऑलमोस्ट 34% के आसपास की गिरावट आई है, ऑल्दो इंडिया में ये गिरावट सिर्फ 27% तक की है।
तो इस बजट से मैं नहीं कहूँगा कि सोने चांदी के रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ आने वाले समय में इस बजट का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जरूर होगा जो शायद गोल्ड और सिल्वर के रेट्स को कहीं मैनिपुलेट करेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे आरपीजी जिन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किस तरह से महंगाई बढ़ सकती है, घट सकती है, इस बार के बजट से किसको कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, किस सेक्टर में हुआ है, किस सेक्टर में नहीं हुआ है। और पॉइंट टू पॉइंट करके अगर बात करें तो उन्होंने एक शब्द ये भी इस्तेमाल किया कि जब भी बजट पेश होता है तो कुछ मामलों में महंगाई भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे अगर देखा जाए तो देश का ग्रोथ भी होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मीकांत झुंझुनवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं और बजट के बारे में उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरह से निर्मला जी ने बजट पेश किया है उससे क्या लग रहा है कि देश को कितना फायदा होने वाला है? ऐसा है कि लो इनकम ग्रुप से निकल के मिडिल में आ गए हैं, जबकि 47 तक इनका उम्मीद है कि हम विकसित हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इनका बजट है उसी दिशा में और ठीक है। इम्पोर्ट के अंदर भी जो अभी तक हम लोग की इच्छा रहती है कि हमको इम्पोर्टेड सामान प्रयोग करें, वो भी पर्सनल छूट देने के कारण सुविधाजनक हो गया है और कंपटीशन होने के कारण अब इंडियन स्टैंडर्ड भी और ऊंचा हो जाएगा, हमने इंटरनेशनली कम्पीट करने के लायक हो जाएगा। अच्छा, अब पिछली बार 12 लाख वाले जो इनकम वाले थे उनको टैक्स कम कर दिया गया था। इस बार भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी टैक्स को लेकर, उसके हिसाब से उन्होंने जितनी बातें रखी उससे आपको क्या लग रहा है? हमको लगता है कि एक स्टेज आती है कि आदमी को सोचना चाहिए कि इसके आगे देश का भी कुछ रिक्वायरमेंट है और उसे देना चाहिए। 12 लाख तक जब उन्होंने एकदम दे दिया, अभी तक जनरल आदमी की इनकम वहां तक पहुंची नहीं है। जब जनरल आदमी वहां तक पहुंच जाएगा तब इसके बढ़ाने का सवाल आएगा। अच्छा, और लो बाद में भी टैक्सेशन काफी लो है, एक स्टेज के बाद में जाकर के बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अभी की जो सीमा है वो की है। व्यापारियों को इस बार के बजट से कुछ ज्यादा बेनिफिट होने वाला है या फिर नॉर्मल है सब? सब नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, खाली इंपोर्ट आप ज्यादा कर सकेंगे और अगर आपके पास में संसाधन है तो आप एक्सपोर्ट के लिए भी काफी छूट दी जा रही है। तो अब आप अपने आप को एक्सपोर्ट नए जगह ढूंढ करके आप और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बार उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, 3 एम्स बनाए जाएंगे। शुगर के साथ साथ कैंसर की दवाइयों के साथ साथ अन्य जितनी भी बीमारियां इनकी दवाइयों को सस्ता किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये बीमारियां राजरोग हो गई हैं, तो हर एक आदमी के अंदर बहुत कॉमन हो गई है। तो मुझे खुशी है कि अगर दवा मिलती रहेगी तो हमारी जो एज अगर आप समझ लीजिए कि 75-76 एवरेज में हो गई है, ये बढ़ सकती है। अभी हमने देखा था ब्राजील के अंदर एज 100 के ऊपर हो गई है, जापान में 100 के ऊपर हो गई है। तो इन सब फैसिलिटीज के बाद में मुझे लगता है कि भारत की भी एवरेज एज 100 के ऊपर हो जानी चाहिए, तो बड़ी खुशी की बात होगी। और चूँकि हमारे मेडिकल फैसिलिटी इतनी कम है और सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ा दी है, तो मुझे लगता है कि आगे आए हम लोग की एवरेज एज बढ़ाने में ये बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो ओवरऑल आपको आज जितना भी बजट पेश हुआ है, जिन जिन सेक्टर को लेकर निर्मला जी ने अपनी बातों को रखा है, बजट पेश किया, उससे आपको क्या लगता है पर्सनली, आपको कितना सही लगा? कौन कौन से मामलों में हमारे पर्सनली तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। हम लोग का शुगर सेक्टर है, ये एक्सेस में चल रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन है हमारे पास में, एथेनॉल का भी और शुगर का भी। तो हम लोग चाहते हैं किसी भी तरह से जो एक्सेस माल है सबका सब एक्सपोर्ट हो जाए। नमस्कार, मैं गोविंद इंडस्ट्री से प्रीति शर्मा। बजट के माध्यम से अगर मैं बोलना चाहूँगी तो सबसे पहले मेरी बात ये रहेगी कि इसके ऊपर जो हमें टैक्स है वो सबसे कम लगे। और सेकंड, बजट के साथ साथ अगर आप कस्टमर को भी, किसानों को भी सब्सिडी देते हैं तो बेनिफिट उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अगर किसान को आप हर इम्प्लीमेंट्स पे सब्सिडी देते हैं तो वो बिजनेस करेगा, ग्रोथ करेगा, और डेफिनेटली अगर वो ग्रोथ करेगा कंपनी खुद ग्रोथ करेगी, आप लोग ग्रोथ करेंगे, हम लोग ग्रोथ करेंगे, बजट भी अच्छा रहेगा। तो मेरा बस यही कहना है आपसे कि अगर बजट आपने किया है तो आप कंपनीज के लिए, सबके लिए कह रहे हैं, तो आप किसानों के लिए भी सब्सिडी हर इम्प्लीमेंट्स पे करें। थैंक यू।
किसानों को लेकर आपने अपनी बात रखी है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है किसानों को लेकर, आपको क्या लगता है कि जो बातें उन्होंने रखी है कितना किसानों को बेनिफिट होगा कितना नहीं होगा, उससे आपकी सहमति नहीं है? मैम, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सहमति नहीं है, मेरी सहमति बिल्कुल उनके साथ है। और लेकिन बजट को लेकर अगर जैसे कुछ इम्प्लीमेंट्स पे रोटावेटर्स वगैरह पर सब्सिडी मिलती है, अदर इम्प्लीमेंट्स भी हैं जैसे थ्रेशर हो गया, पैडी थ्रेशर हो गया, आप इनके ऊपर भी सब्सिडी अवेलेबल करवा दें तो जैसे आप पंजाब में रोटावेट चलते हैं तो लखनऊ में अपने थ्रेशर चलते हैं, तो सब्सिडी वहाँ मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। हर किसान की हर जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हर इम्प्लीमेंट्स पे अगर सब्सिडी देंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ भी अच्छी होगी। मैं फिर वही रिमाइंड अच्छी करूँगी। होगी, ठीक है। अच्छा, इस बार हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, 3 एम्स बनाने की बात कही गई है। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी रेट जो है वो कम करने की बात कही गई है। कैंसर जो सबसे बड़ी बीमारी है, शुगर आम बीमारी हो चुकी है, घर घर ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं, इनकी जो दवाइयाँ हैं उसकी रेट जो है निर्मला जी ने कही है कि अब कम कर दी जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? मैम, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी इसके ऊपर कि आप रेट कम करने की बात कर रहे हैं, आप उनको एक इंश्योरेंस दे दीजिए छोटे से पेमेंट के ऊपर। आप हर दवाई के ऊपर आप उनको बोल रहे हो कि इसमें इतना पैसा कम हो जाएगा, शुगर की मेडिसिन में इतना पैसा कम हो जाएगा। आप हर इंसान के लिए, हर एक नागरिक के लिए एक इंश्योरेंस फिक्स कर दें कि आपको इतने बजट में इतने लाख का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो आपको इतनी महंगी दवाइयों को लेकर उनको रेट कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ अरविंद मोहन जी हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से डीन हैं और साथ ही इकोनॉमिस्ट भी हैं। और सर, आप एक्सपर्ट के तौर पर इस बजट को कैसे देखते हैं? ये बजट 2 चीज़ों पर फोकस कर रहा है। पहला 2047 और दूसरा हालिया वैश्विक माहौल। ये निश्चित तौर पर पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, आम आदमी की जेब में कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश बजट में नहीं है। जब आप 2047 की बात करते हैं या हालाना वैश्विक माहौल की बात करते हैं तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है बायो फार्मा में 10,000 करोड़ का इंटरवेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में 40,000 करोड़ का इंटरवेंशन, हेल्थ सेक्टर में जो केयर गिवर है वहाँ स्किल पर फोकस है, उनके स्किल पर और नए स्किल्ड लोगों को क्रिएट करने पर। एजुकेशन सेक्टर में जो फोकस दिख रहा है 5 यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री बनाने की बात है, और ये कहीं ना कहीं जो मैन पावर चाहिए इस अर्थव्यवस्था को उस पर फोकस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स पर फोकस दिख रहा है जहाँ 2 इंटरवेंशन दिख रहे हैं। 7 रेलवे कॉरिडोर्स हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं और शायद 5 हम वाटरवेज नए क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। वाराणसी और पटना में हम शिप रिपेयरिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये अपने आप देखिए, जितनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था मूव करती है उतनी तेज़ी से हमारी ग्रोथ आती है, तो कहीं ना कहीं ये वही फोकस है। और हमें ये भी समझना होगा कि जब हम यूपी में बैठे हुए हैं, यूपी जैसे स्टेट में हम बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट तमिलनाडु या कर्नाटक में बैठे एक्सपोर्टर्स से बहुत ज़्यादा हो जाती है। कारण कि हम पोर्ट से बहुत दूर हैं तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है। वाटरवेज जब हम क्रिएट करते हैं तो इस कॉस्ट को हम सिग्निफिकेंटली नीचे ला पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये वही कोशिश है। सर, बिल आपने बजट देखा तो सर आपको क्या लगता है कि आम आदमी को कितना फटका पड़ने वाला है? नहीं, फटका कुछ नहीं पड़ने वाला है, ना तो उसे लाभ मिलने वाला है ना उसकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा जाने वाला है। आने वाले टाइम में ग्रोथ की संभावनाएं हैं इस बजट की वजह से, और अन्यथा भी, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावना है। ग्रोथ का जो सबसे बड़ा पुश आपको मिलेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 1 लाख बढ़ रहा है, 11 लाख करोड़ से बढ़ के करीब 12.2 लाख करोड़ हो रहा है ये। और दूसरा, तमाम शहरों में अक्रॉस द कंट्री हम हर शहर में एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट करने जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी को क्रिएट करेगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह के बदलाव अब किए गए हैं इस बजट में? देखिए, मेजर बजट में जो प्रावधान हमें दिखाई पड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इंटरवेंशन सीधे तौर पर जो हम यूनिवर्सिटी क्लस्टर्स बना रहे हैं, यही सबसे बड़ा इंटरवेंशन है। आने वाले टाइम में यहाँ पर आप शायद बहुत सारा निवेश भी होते हुए देखेंगे, जिसमें विदेशी निवेश भी आपको दिखाई पड़ेगा। 5 क्लस्टर्स में संभवतः विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भी आती हुई दिखाई पड़ेंगी,
और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएगा। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा लाभ होगा कि नए सिरे से हमें स्किल्ड मैन पावर हम इकोनॉमी के अनुरूप क्रिएट कर पाएंगे। इसी सिलसिले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विनायक नाथ जी जुड़े हुए हैं। ये इस बार के बजट को किस नज़र से देखते हैं, किसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सर, किस तरह से इस बार के बजट को आप देख रहे हैं? ये बजट मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने का आज तक का सबसे अच्छा बजट है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर हमने साउथ इंडिया तक और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह को जोड़ने का काम किया। तो अगर मेक इन इंडिया के परिप्रेक्ष्य देखें तो ये हर तरह से भारत को सपोर्ट ही नहीं प्रमोट करने का काम करता है और साथ साथ में विदेश के पैसे को भारत में लाकर मेक इन इंडिया को और मजबूत करने का काम करता है। साथ साथ में महिला उद्यमियों को जो स्टार्टअप्स में काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करने की जो सरकार ने स्कीम्स दी है वो भी बहुत अच्छा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में बस एक चीज़ अगर और जोड़ देते कि हमें जो स्टार्टअप्स को 12 साल का, 10 साल का और 9 साल का टाइम पीरियड मिलता है जब तक वो बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जैसे कि बायो फार्मा की स्टार्टअप है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप, आईटी को छोड़ के जितनी भी अदर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उनको 10 से 12 साल लगते हैं सेटअप करते करते। तो हम लोग चाहते थे कि 15 साल तक हमें स्टार्टअप की मान्यता मिल जाए, जैसे कि सरकार की स्कीम्स और बेनिफिट का फायदा हमें भी मिलता रह सके, जो शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा मिलता है। वो एक चीज़ है जिस पर भी हमें काम करने की जरूरत होगी। और दूसरा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स जो ईसॉप्स में कर्मचारियों को लगता है, जो उनको शेयर्स मिलते हैं स्टार्टअप में या जो इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, उस पर अगर कुछ थोड़ा सा काम किया जाए और उसको थोड़ा लो नहीं करा जाए, उसको इस तरह से रिमूव किया जाए कि जब तक स्टार्टअप की परिधि में आप आते हैं वो टैक्स ना लगे, तो वो स्टार्टअप को प्रमोट और करेगा। उससे मेक इन इंडिया और छोटे स्तर पर लघु उद्योग के साथ साथ छोटे स्तर पर रोजगार भी बढ़ाएगा और छोटे स्तर पर नए लोगों को प्रोत्साहित भी करेगा कि वो और अपनी नई स्टार्टअप्स खोलें। अच्छा, आपने रोजगार का भी जिक्र किया है, इससे सीधा एक सवाल ये भी बनता है सर कि इस बजट से रोजगार के कोई रास्ते दिख रहे हैं क्या? क्योंकि अब इसमें अगर थोड़ा पॉलिटिक्स अगर ऐड किया जाए, हालांकि बजट है तो उसमें मैं पॉलिटिक्स से हट के आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी सुबह सुबह ही शशि थरूर की तरफ से ये बयान आया है कि इस बजट से नौकरियां कितनी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है। आपको क्या लग रहा है, नौकरियां मिलने वाली है इस बजट से? देखिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने का मतलब ही यही हुआ कि हम विदेश से हटकर भारत के अंदर अपनी उद्यमशीलता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो बढ़ाने के लिए रोजगार चाहिए ही होगा, लोग चाहिए ही होंगे, बिना उसके रोजगार होगा नहीं। तो रोजगार तो ये 100% बढ़ाता है बजट। इनफैक्ट ये भारत का इतिहास का जब से भारत बना है तब से अब तक के शुरुआती बजट्स को छोड़ते हुए, जहाँ सब कुछ ही नया था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो 20-30 साल में, जो कि पूरे ही नए भारत को वापस से बनाने की बात करता है। तो अपने आप रोजगार ही नहीं, साथ साथ में छोटे स्तर पे गरीब आदमी के पास तक पैसा पहुंचाने का ये बजट होगा। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी इस बार बजट पेश किया गया है। कई स्कीम्स निर्मला जी ने बात रखी है, एम्स बनवाए जाएंगे, कई ऐसी बीमारियां जिनके दवाई भी जो है वो बहुत महंगे होते हैं उसके भी रेट कम किए जाएंगे। इससे क्या लग रहा है, हेल्थ सेक्टर पे कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है? इस बार के बजट में हील इन इंडिया प्रोग्राम को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है सरकार ने, और साथ साथ सरकार ने 2 अच्छी चीजें कही। एक कि हर स्टेट में 5 रीजनल हब्स बनाने पड़ेंगे, मेडिकल टूरिज्म के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो कि पहले बात ही नहीं होती थी। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आज के मॉडर्न समय में बहुत जरूरत है उसकी, तो सरकार उस दिशा में सोच रही है, ये भी अच्छा हुआ है। साथ साथ में जो आज AHPs पे काम किया है सरकार ने और जिसमें वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट भी इस फील्ड में बढ़ सके, इस पे भी अच्छा काम हुआ है। सरकार को बस एक ही चीज इसमें और ऐड करनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं और जो कि नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए और मेडिकल कॉलेजेस खोले। अभी बहुत खोले गए हैं लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत होगी, जिससे कि हमारे बड़ी आबादी को संभाल सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे विनायक नाथ जी जिन्होंने हेल्थ को लेकर ये बातें कही है कि गवर्नमेंट को और ज्यादा हेल्थ सेक्टर्स खोलने चाहिए और ज्यादा हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, क्योंकि रोजगार तभी बनेगा जब रोजगार के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। अगर हॉस्पिटल्स बनते हैं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर रोजगार के लिए पहुंचेंगे, और अगर वो रोजगार के लिए पहुंचेंगे तो आम जनमानस को रोजगार मिलेगा। जो मेक इन इंडिया कहा जाता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल स्तर तक वो इंडिया पहुंचेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हालांकि विनायक नाथ जी अपने अपने पॉइंट से उन्होंने बातों को रखा है कि किस तरह से ये बजट इस बार जो है बेनिफिट देने वाला है, किस क्षेत्र में और किस क्षेत्र में नहीं देने वाला है। सबके अपने अपने राय हैं, तमाम एक्सपर्ट्स से हमने बात किया, सबने अपने अपने पॉइंट से अपने विचार को रखा है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ आनंद मिश्रा, ब्रेकिंग ट्यूब, लखनऊ।